आमतौर पर ना जब किसी शारीरिक बीमारी को पकड़ने की बात होती है तो वहां हम एक तरह की सटीकता की उम्मीद करते हैं। मतलब जैसे इंजीनियरिंग में होता है ना, बिल्कुल। हड्डी टूटने पर एक्सरे मशीन उस टूटी हुई सफेद रेखा को एकदम साफ दिखा देती है और डॉक्टर बस उंगली रखकर कह देता है कि हाँ, समस्या यहाँ है और इसका इलाज ये है। सही बात है, वो काफी स्पष्ट होता है। हाँ, और ये स्पष्टता सुकून देती है क्योंकि इंसानी दिमाग चीजों को ना एकदम साफ साफ देखने और उन्हें अलग अलग खांचों में बांटने का आदी है। लेकिन शेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल, जब कदम ट्रेडिंग और वित्तीय बाजारों की दुनिया में पड़ते हैं तो अचानक से वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। मतलब एक ऐसे परिदृश्य का सामना होता है जो पूरी तरह से धुंधला है। यहाँ कोई स्पष्ट सफेद रेखा नहीं है जो बता सके कि क्या गलत हो रहा है। ट्रेडिंग की ये दुनिया असल में ना धुंधले और अस्पष्ट होने की सबसे सटीक परिभाषा है। यहाँ कुछ भी एकदम सफेद या काला नहीं होता। मतलब स्क्रीन पर लाल और हरे रंग के जो नंबर ऊपर नीचे होते दिखते हैं ना, हाँ, जो हर सेकंड बदलते हैं। बिल्कुल, वो केवल किसी कंपनी के प्रदर्शन का पैमाना नहीं है। वे लाखों लोगों के लालच, डर और उम्मीदों का सीधा प्रसारण है। यहाँ का पूरा खेल इंसानी मनोविज्ञान और भावनाओं से तय होता है, और जो इंसान खुद के दिमाग को नहीं पढ़ सकता वो बाजार को तो कभी पढ़ ही नहीं सकता। और आज के इस गहरे अध्ययन में हमारा लक्ष्य इसी मनोवैज्ञानिक धुंध को साफ करना है। आज का विषय ये समझना है कि ट्रेडिंग में सफलता और विफलता का मनोविज्ञान कैसे काम करता है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई स्क्रीन के सामने बैठकर स्वाहा कर देते हैं, जो कि बहुत आम बात है। हाँ, जबकि कुछ चुनिंदा लोग इसे एक बेहद सफल और स्थिर व्यवसाय की तरह चलाते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए आज हम कुछ बेहतरीन स्रोत खंगाल रहे हैं। बहुत ही शानदार सामग्री है आज हमारे पास। एकदम, जिनमें जाने माने ट्रेडर बेनेट मैकडॉवेल की किताब ए ट्रेडर्स मनी मैनेजमेंट सिस्टम, मार्सेल लिंग की हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग और ट्रेड सोसाइटी के कुछ ऐसे आंकड़े शामिल हैं जो किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। साथ ही गो ट्रेड, हॉला प्राइम और ट्रेडर लायन के विश्लेषण भी इस चर्चा को एक ठोस आधार देंगे। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो सफलता के सूत्र को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले विफलता की जड़ों को खोदना होगा। आपने ट्रेड सोसाइटी के जो शोध का जिक्र किया वो इस मामले में सच में आंखें खोलने वाला है। मैंने देखा वो डेटा काफी चौंकाने वाला था। बिल्कुल। होता क्या है कि जब लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि बस वे अगले वॉरेन बफेट बनने वाले हैं। लेकिन असलियत यह है कि 80% डे ट्रेडर्स पहले 2 सालों के भीतर ही हार मानकर हमेशा के लिए बाजार छोड़ देते हैं। 80%? आंकड़े! और रुकिए, इससे भी ज्यादा डरावना आंकड़ा यह है कि लगभग 40% लोग तो अपना पूरा पैसा सिर्फ 1 महीने के अंदर गंवा बैठते हैं। अरे केवल 1 महीना? मतलब ये समय तो किसी नए सॉफ्टवेयर का इंटरफेस समझने में ही लग जाता है और लोग 1 महीने में अपनी पूरी पूंजी साफ कर देते हैं। यही बाजार की कड़वी सच्चाई है। और अगर हम समय के पहिए को 5 साल आगे घुमाए ला तो केवल 7% लोग ही बाजार में टिके रह पाते हैं। सिर्फ 7%? हाँ। अब इस डेटा का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सुनिए। जो डे ट्रेडर्स लगातार मुनाफा कमाते हैं उनकी संख्या कुल ट्रेडर्स का मात्र 1.6% है। 1.6 मतलब 2% से भी कम। बिल्कुल। लेकिन और यही सबसे बड़ा खेल है। यही 1.6% लोग पूरे ट्रेडिंग वॉल्यूम का 12% हिस्सा नियंत्रित करते हैं। अच्छा, इसका सीधा मतलब तो ये है कि एक बहुत ही छोटा सा समूह है जो पूरी तरह से अनुशासित है और वे उन 98% लोगों की गलतियों से पैसा बना रहे हैं जो बाजार को समझ ही नहीं पा रहे। एकदम से सारा पैसा उन अनियंत्रित लोगों की जेब से निकलकर इस छोटे से अनुशासित समूह की जेब में जा रहा है। तो ये आंकड़े ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वो 98% लोग आखिर ऐसी कौन सी बुनियादी गलती कर रहे हैं जो उन 1.6% लोगों ने सुधार ली है। मतलब क्या उनके पास कोई जादुई एल्गोरिदम है या समस्या कुछ और ही है? समस्या उस मानसिकता में है जिसके साथ वे बाजार का दरवाजा खटखटाते हैं। ट्रेड सोसाइटी के डेटा में ताइवान का एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक उदाहरण है। अप्रैल 2002 में ताइवान सरकार ने पहली बार देश में एक आधिकारिक लॉटरी शुरू की। अच्छा, लॉटरी? हाँ, और जैसे ये लॉटरी शुरू हुई ना, शेयर बाजार के ट्रेडिंग वॉल्यूम में अचानक 25% की भारी गिरावट आ गई। अरे वाह, 25% सीधा नीचे? बिल्कुल। और शोध ने यह भी साबित किया कि जो गरीब वर्ग के लोग थे वे अक्सर उन्हीं स्टॉक्स में निवेश कर रहे थे जिनमें सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव और जोखिम होता है, ठीक एक लॉटरी टिकट की तरह।
इसका मतलब तो ये हुआ कि लोग शेयर बाजार को निवेश का जरिया नहीं बल्कि एक कसीनो या रूलेट व्हील की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम सटीक। मतलब उन्हें किसी कंपनी के बुनियादी सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ जुए का वो रोमांच चाहिए जो एक पल में अमीर बनने का सपना दिखाता है। हाँ, और जब दिमाग में ये लॉटरी वाला डोपामाइन हावी होता है ना, तो इंसान तार्किक फैसले ले ही नहीं सकता। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या यही कारण है कि लोग मुनाफे वाले स्टॉक्स को बहुत जल्दी बेच देते हैं और नुकसान वाले स्टॉक्स को महीनों तक पकड़े रहते हैं? हाँ, ये इंसानी दिमाग की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक खामी है, जिसे लॉस एवर्जन या नुकसान से बचने की प्रवृत्ति कहते हैं। लॉस एवर्जन। आंकड़े बताते हैं कि ट्रेडर्स अपने नुकसान वाले सौदों की तुलना में मुनाफे वाले सौदों को 50% ज्यादा तेजी से बेचते हैं। 50% ज्यादा तेजी से? हाँ, और इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है ना, वो बहुत सीधा है। जब किसी सौदे में थोड़ा सा भी मुनाफा दिखता है तो दिमाग में डर पैदा होता है कि अरे कहीं ये जीता हुआ पैसा वापस न छिन जाए। तो वो बस उसे जल्दी से समेट लेना चाहते हैं। बिल्कुल। इंसान उस छोटे से मुनाफे को बुक करने लगता है तो अहंकार बीच में आ जाता है। मतलब इंसान ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसका फैसला गलत था। एकदम। नुकसान को स्वीकार करने का मतलब है खुद को आईने में देखकर ये कहना कि मैं बेवकूफ था, जो कि कोई नहीं करना चाहता। सही बात है। इसलिए वे उस गिरते हुए शेयर को पकड़े रहते हैं इस झूठी उम्मीद में कि आज नहीं तो कल ग्राफ वापस ऊपर जाएगा और वे कम से कम बिना किसी नुकसान के यानी ब्रेक इवन पे बाहर निकल आएंगे। और ये कसीनो वाली मनसाता और अहंकार मिलकर एक ऐसे विनाशकारी व्यवहार को जन्म देते हैं जिसे हमारे स्रोत गो ट्रेड और होला प्राइम दो मुख्य श्रेणियों में बांटते हैं, ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई बस बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बात सिर्फ मात्रा की नहीं है। मात्रा तो उसका सिर्फ एक परिणाम है। असल जड़ है बिना किसी ठोस रणनीतिक कारण के ट्रेड करना। अच्छा। कई बार जब स्क्रीन पर कुछ नहीं हो रहा होता, बाजार एकदम शांत होता है, तो ट्रेडर्स केवल बोरियत मिटाने के लिए या खुद को व्यस्त महसूस कराने के लिए सौदे ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो वे पैसे नहीं कमा रहे। पर एक पल रुकिए, क्या ट्रेडिंग में एक्टिव रहना अच्छी बात नहीं है? मेरा मतलब है, अगर हम दुनिया के किसी भी दूसरे पेशे को देखें, चाहे वो कोई दुकान चलाना हो, कॉर्पोरेट जॉब हो या खेती हो, जो जितना ज्यादा काम करता है, जो जितना ज्यादा समय देता है, उसे उतना ही ज्यादा फल मिलता है। सामान्य तौर पर हाँ। तो अगर बाजार में कोई हलचल नहीं है तो क्या एक ट्रेडर को और ज्यादा मेहनत करके नए मौके नहीं तलाशने चाहिए? ये बहुत ही स्वाभाविक सा लगने वाला तर्क है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में ये पूरी तरह से गलत साबित होता है और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। वो कैसे? बाकी व्यवसायों में मेहनत का सीधा संबंध उत्पादकता से होता है, लेकिन ट्रेडिंग में ज्यादा एक्टिविटी का मतलब ज्यादा उत्पादकता नहीं है। एक पेशेवर ट्रेडर ये अच्छी तरह जानता है कि कभी कभी कोई ट्रेड ना करना, चुपचाप बैठे रहना ही सबसे बेहतरीन ट्रेड होता है। मतलब कुछ ना करना ही सबसे सही रणनीति है। बिल्कुल। वे अपने दिन का 90% हिस्सा सिर्फ स्क्रीन देखते हुए, बाजार का विश्लेषण करते हुए और सही मौके का इंतजार करते हुए बिताते हैं। वे तब तक अपनी उंगली माउस पर नहीं रखते जब तक कि बाजार उनके बनाए हुए सख्त नियमों के दायरे में नहीं आ जाता। तो असल में धैर्य और निष्क्रियता ही उनकी सबसे बड़ी रणनीति है। और दूसरी तरफ है रिवेंज ट्रेडिंग, यानी बाजार से बदला लेने की भावना। हाँ, जो कि बहुत खतरनाक है। किसी ट्रेड में पैसा डूबने के बाद जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसे लगता है कि बाजार ने मेरे पैसे कैसे छीन लिए, मुझे अभी इसी वक्त अपना पैसा वापस चाहिए। ईगो हर्ट हो जाता है। बिल्कुल। और उस गुस्से में वो बिना सोचे समझे, बिना किसी रणनीति के दाव को दुगना करके अगला सौदा लगा देता है, जो कि दिमागी तौर पर सबसे खतरनाक स्थिति है। जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो उसके दिमाग का तार्किक हिस्सा काम करना बंद कर देता है और भावनाओं को नियंत्रित करने वाला हिस्सा हावी हो जाता है। तो वो लॉजिक भूल जाता है पूरी तरह से। वो बाजार को एक दुश्मन की तरह देखने लगता है जिससे उसे लड़ना है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब अहंकार, बोरियत और गुस्सा जब एक साथ मिलते हैं तो इंसान किस कदर अंधा हो सकता है। इसे समझना हो तो बेनेट मैकडॉवेल की किताब में दी गई उनकी खुद के शुरुआती जिंदगी की 2 कहानियों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वो कहानियां तो खैर रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। एकदम। ये कहानियां बताती हैं कि जब भावनाएं हावी होती हैं तो बड़े से बड़ा ज्ञान भी धरा का धरा रह जाता है। मैकडॉवेल ने जो ईमानदारी अपनी किताब में दिखाई है ना, वो सच में काबिले तारीफ है।
उन्होंने अप्लाइड मटेरियल्स, जिसका सिंबल AM80 है, उसके शेयर से जुड़ी एक बहुत ही डरावनी घटना साझा की है। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। उन्होंने उस शेयर को शॉर्ट किया था। उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, शॉर्ट करने का मतलब है कि आप दांव लगा रहे हैं कि शेयर की कीमत गिरेगी। लेकिन मैकडॉवेल के अनुमान के बिल्कुल विपरीत शेयर की कीमत तेजी से ऊपर जाने लगी। और यहीं पर वो एक्सरे वाली बात फिर से याद आती है। स्क्रीन पर लाल रंग में नुकसान बढ़ता हुआ साफ दिख रहा है, स्थिति एकदम स्पष्ट है, लेकिन ट्रेडर का दिमाग उस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। क्योंकि उन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। सबसे बड़ी गलती। बिल्कुल। स्टॉप लॉस हर पेशेवर ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार होता है। ये वो लक्ष्मण रेखा है जहां आप पहले से तय कर लेते हैं कि अगर मेरा नुकसान इस एक निश्चित बिंदु तक पहुंचा तो सिस्टम अपने आप मुझे इस सौदे से बाहर निकाल देगा, चाहे मुझे कितना भी बुरा क्यों ना लगे। एक तरह का सेफ्टी नेट। हाँ, लेकिन मैकडॉवेल ने ये सुरक्षा कवच इस्तेमाल ही नहीं किया। वे बस स्क्रीन के सामने बैठे, पसीना पहुंचते हुए नुकसान को झेलते रहे। उनका दिमाग तर्क गढ़ने लगा कि अरे ये सिर्फ कुछ देर का उछाल है, कल ही जरूर नीचे गिरेगा। लेकिन वो नीचे नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया। 3 हफ्ते बीत गए और देखते देखते उनका नुकसान $30,000 तक पहुंच गया। बाप रे। अंततः मानसिक दबाव इतना बढ़ गया कि उन्हें हार मानकर $30,000 का नुकसान बुक करना ही पड़ा। $30,000 मतलब ये किसी भी आम इंसान को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ देने के लिए काफी है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इतने बड़े झटके के बाद तो महीनों तक बाजार की तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन मैकडॉवेल उस वक्त भावनाओं के पूरी तरह से वशीभूत थे। $30,000 का नुकसान होते ही उनके अंदर रिवेंज ट्रेडिंग का भूत जाग गया। वही बदला लेने वाली भावना। हाँ, गुस्से और झल्लाहट में उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर बाजार ऊपर ही जा रहा है तो मैं भी अब ऊपर जाने का दांव लगाता हूं और अपना पैसा वापस खींचता हूं। तो उन्होंने उसी वक्त ट्रेड ले लिया। हाँ, बिना सोचे समझे उसी चढ़ते हुए बाजार में एक नया दांव लगा दिया। और जैसे किस्मत उनके साथ कोई क्रूर मजाक कर रही हो, अगले ही दिन बाजार ने दिशा बदल ली और नीचे गिरने लगा। हे भगवान। उन्होंने तुरंत $2,000 और गंवा दिए। कुल मिलाकर सिर्फ 4 हफ्तों में उनका $32,000 का सफाया हो गया। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे बाजार आपके अहंकार को पल भर में कुचल सकता है। ये जो सोच होती है ना कि मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती, ये एक बहुत बड़ी खाई है। और मैकडॉवेल की दूसरी कहानी भी इसी पैटर्न को दोहराती है, जो पेनी स्टॉक्स यानी कौड़ियों के भाव मिलने वाले शेयरों के बारे में है। घटना ये दिखाती है कि लोग सस्ते के जाल में कैसे फंसते हैं। मैकडॉवेल ने किसी न्यूज़लेटर की सलाह पर भरोसा करके 75 सेंट प्रति शेयर के हिसाब से एक पेनी स्टॉक के 30,000 शेयर खरीद लिए। 75 सेंट? हाँ, इसमें उनके $22,500 लग गए। उनके दिमाग में तर्क ये था कि जो शेयर पहले से ही $1 से कम का है, वो और कितना नीचे जाएगा। ये तो बहुत लोग सोचते हैं। हाँ, और यहां भी उन्होंने वही पुरानी गलती की। कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया। वे इंतजार करते रहे। शेयर की कीमत हर दिन कुछ सेंट गिरती रही, कल उठ जाएगा, परसों उठ जाएगा की उम्मीद में। अंततः वो कंपनी ही दिवालिया हो गई। ओह, उनके पूरे $22,500 शून्य हो गए। ये सुनना ही कितना तकलीफदेह है। मतलब जरा सोचिए उस इंसान पर क्या गुजरी होगी जिसने ये सब झेला। इन तबाहियों से बचने के लिए मुझे लगता है हमें नुकसान को देखने का पूरा नजरिया ही बदलना होगा। हम नुकसान को अपनी व्यक्तिगत हार या अपनी बुद्धिमत्ता पर सवाल की तरह नहीं देख सकते। और यही वो सबसे बड़ा बदलाव है जो मैकडॉवेल और मार्सेल लिंक अपनी किताबों में समझाते हैं। उनके अनुसार रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस को व्यक्तिगत हार के रूप में नहीं, बल्कि बिल्कुल कार इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की तरह देखना चाहिए। एक खर्चे की तरह। बिल्कुल। जब आप अपनी कार का बीमा कराते हैं, प्रीमियम भरते हैं और पूरे साल कोई दुर्घटना नहीं होती, तो क्या आप बाल नोचते हैं कि हाँ, मेरा बीमे का पैसा बर्बाद हो गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि राहत मिलती है। एकदम। आप शांति महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि वो सुरक्षा के लिए दी गई एक कीमत है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस उसी व्यवसाय को चलाने की एक लागत है, एक बिजनेस कॉस्ट है। जिस तरह एक दुकानदार बिजली का बिल भरता है, एक ट्रेडर स्टॉप लॉस के रूप में छोटे नुकसान उठाता है। और इसे गणितीय रूप से सुरक्षित बनाने के लिए वे 2% के नियम पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, ये 2% का नियम तो दुनिया के हर सफल ट्रेडर की गीता है। ये कैसे काम करता है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी एक ट्रेड पर आपको अपनी कुल ट्रेडिंग पूंजी का 2% से ज्यादा जोखिम कभी नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कुल $10,000 हैं, तो आपके स्टॉप लॉस की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर सौदा गलत साबित हो तो आपको अधिकतम $200 का ही नुकसान हो। तो सिर्फ $200? हाँ, इस गणित की खूबसूरती ये है कि अगर आप लगातार 10 बार भी गलत साबित होते हैं ना, जो कि बहुत ही कम होता है, तब भी आपके पास बाजार में बने रहने और वापसी करने के लिए 80% से ज्यादा पूंजी बची रहती है।
और जब आपकी पूंजी बची रहती है तो आपके अंदर का डर भी खत्म हो जाता है। आप हर ट्रेड को जीवन और मरण का सवाल नहीं बनाते। मतलब ये सिर्फ एक गणितीय फॉर्मूला नहीं है, ये सीधे तौर पर मनोविज्ञान को शांत करने का तरीका है। और यहीं पर मैकडॉवेल अपनी किताब में एक बहुत ही अनोखा दृष्टिकोण लाते हैं। वे चीनी दर्शन यिन और यांग का उपयोग करते हैं। ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। लेकिन सच कहूं तो क्या ये थोड़ा किताबी या दार्शनिक नहीं लगता? चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स और एल्गोरिदम की इस सख्त गणितीय दुनिया में इस प्राचीन चीनी दर्शन का क्या काम? पहली नजर में ये अजीब लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये ट्रेडिंग के सबसे गहरे मनोविज्ञान को छूता है। यिन और यांग का सिद्धांत बताता है कि दुनिया में कोई भी चीज 100% अच्छी या बुरी नहीं होती। यिन गुण वाली चीजें, जैसे पानी, जो नर्म, निष्क्रिय और ग्रहणशील होता है, वो अक्सर यांग गुण वाली चीजों, जैसे आग, जो आक्रामक, जिद्दी और विनाशकारी होती हैं, उससे ज्यादा ताकतवर साबित होती हैं। तो आग और पानी का खेल है ये। हाँ, और ट्रेडिंग में भी यही बात पूरी तरह लागू होती है। जब एक ट्रेडर आक्रामक होता है, हर समय एक्शन में रहना चाहता है, बाजार को हराने की कोशिश करता है, यानी यांग ऊर्जा दिखाता है, तो वो अक्सर अपना पैसा डुबाता है। और इसके उलट इसके बजाय पैसिव होना, घंटों तक इंतजार करना, बाजार से लड़ने के बजाय उसके बहाव के साथ चलना, यानी ये ऊर्जा कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो मतलब बाजार के साथ बहना है, उससे भिड़ना नहीं है। इसी वजह से तो उद्योग में अक्सर ये माना जाता है कि महिलाएं बेहतर ट्रेडर साबित हो सकती हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से उनमें बाजार पर हावी होने का वो टेस्टोस्टेरोन प्रेरित अहंकार कम होता है। बिल्कुल सही। वे बाजार के खिलाफ जाने के बजाय उसके साथ तालमेल बिठाने में ज्यादा सहज होती हैं। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। इसे मैकडॉवेल ने अपनी किताब में ट्रेडिंग का निर्वाण कहा है। निर्वाण मतलब मोक्ष? एक तरह से हाँ। ये वो मानसिक अवस्था है जहां ट्रेडर को पैसे के जाने की चिंता ही खत्म हो जाती है। वो ये स्वीकार कर लेता है कि नुकसान इस खेल का एक अभिन्न अंग है, और वो बिना किसी गुस्से, बदले की भावना या पछतावे के उस नुकसान को गले लगा लेता है। और जब वो गुस्सा और डर खत्म हो जाता है, तभी इंसान का दिमाग साफ होता है और वो सही फैसले ले पाता है। लेकिन असली चुनौती तो ये है कि इस ट्रेडर्स माइंडसेट तक पहुंचा कैसे जाए। ज्ञान होना एक बात है, लेकिन जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हैं और पैसा असल में ऊपर नीचे होता है, तब इस ज्ञान को लागू करना बिल्कुल अलग बात है। बिल्कुल। थ्योरी में तो हम सब चैंपियन हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अक्सर फेल हो जाते हैं। तो इसका कोई ठोस व्यावहारिक उपाय क्या है जो रोजमर्रा के स्तर पर काम करें? ट्रेडर लाइन के आर्टिकल्स और मार्सेल लिंक दोनों इसका एक अचूक उपाय बताते हैं, और वो है एक ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखना। ट्रेडिंग डायरी। हाँ, इसे आप ऐसे समझें जैसे कोई पेशेवर एथलीट या शतरंज का खिलाड़ी मैच खत्म होने के बाद अपनी गेम फुटेज देखता है। वो देखता है कि उसने कहाँ गलती की। एक ट्रेडर के लिए उसका जर्नल ही उसकी गेम फुटेज है। तो एक प्रभावी जर्नल में क्या क्या दर्ज होना चाहिए? मेरा मतलब है सिर्फ ये लिखना कि आज मैंने $100 कमाए या गंवाए, ये तो काफी नहीं होगा। नहीं, सिर्फ पैसे का हिसाब रखना तो अकाउंटिंग है, जर्नलिंग नहीं। एक अच्छे जर्नल में 4 मुख्य चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहला, ट्रेड की विस्तृत जानकारी। कौन सा शेयर था, कितने शेयर थे, किस कीमत पर एंट्री की, और स्टॉप लॉस कहाँ था। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। दूसरा, सेटअप। क्या आपने किसी ब्रेकआउट पर एंट्री की, यानी जब शेयर किसी तय सीमा या रुकावट को अचानक भारी वॉल्यूम के साथ पार कर लेता है, या कोई और खास पैटर्न था। ट्रेड लेने का ठोस कारण क्या था? यानी अगर कारण में सिर्फ मुझे लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा लिखा है, तो ये साफ हो जाएगा कि वहां कोई रणनीति नहीं थी, सिर्फ तुक्का था। बिल्कुल। फिर तीसरा बिंदु है बाजार के हालात। जब आपने ट्रेड लिया तो क्या पूरा बाजार ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था? और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आपकी भावनाएं और एग्जीक्यूशन। उस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा था? क्या आप डरे हुए थे? क्या आपने बोरियत की वजह से ट्रेड लिया, या पिछले नुकसान के गुस्से में? ये सब बहुत तार्किक लटकाहन, लेकिन व्यावहारिकता में देखें तो लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। मतलब हर ट्रेड के बाद इतना सब कुछ लिखना, लोग शायद 2 दिन पूरे जोश के साथ करेंगे और तीसरे दिन वो डायरी किसी कोने में पड़ी होगी। ये एक बहुत ही जायज चिंता है। इसीलिए ट्रेडर लाइन एक बहुत ही शानदार 5 मिनट का नियम सुझाता है। अच्छा, 5 मिनट का नियम, ये क्या है? अपने जर्नल को कभी बोझ ना बनने दें। एक ट्रेड पूरा होने के बाद सिर्फ 5 मिनट का टाइमर सेट करें। उस 5 मिनट में बस मुख्य बातें बुलेट पॉइंट्स में नोट कर लें। आपको कोई निबंध नहीं लिखना है, बस पॉइंटर्स लिखने हैं। हाँ, लेकिन ये 5 मिनट काम कैसे करते हैं, ये समझना जरूरी है।
जब आप अपनी भावनाओं को लिखने बैठते हैं ना, तो आपका दिमाग संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस से गुजरता है। वो कैसे? ये प्रक्रिया ही आपके दिमाग को शांत करती है और आपको अपनी गलतियों का एहसास दिलाती है। तो इसका मतलब ये है क्या? इसका मतलब ये है कि जब आप हर रोज ऐसा